नमस्कार। आचार्य के इस YouTube पोर्टल में आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। बहुत खुशी हुई कि आप इस मुहिम से जुड़ रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसे जोड़ने की कोशिश भी कीजिए। हम आप तक निःशुल्क शिक्षा पहुंचाने का हर प्रयास कर रहे हैं। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें और अन्य लोगों को भी इसे बताने की कोशिश करें जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमसे जुड़ सकें और हम आगे भी ऐसे वीडियोज़ बनाते रहें। तो यह है बायो की सीरीज़ है जिसमें हम शुरू से लेकर अब तक बायो के हर एक चैप्टर को कवर करेंगे, साथ में नीट के भी क्वेश्चंस को लगाते चलेंगे। तो आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है और बस इसको साथ साथ हमारे पढ़ते चलना है। तो आज हम अपनी पहली इकाई शुरू करेंगे जिसका नाम है जीव जगत में विविधता। आपके 11वीं के पहले चैप्टर का नाम है जीव जगत में विविधता, जिसमें हमारा पहला यूनिट है जीव जगत। हम बात करेंगे द लिविंग वर्ल्ड के बारे में, जीव जगत के बारे में। तो पाठ्यक्रम में हमें काफ़ी चीज़ें पढ़नी है जिसमें क्या है, जीव क्या है, जैव विविधता क्या होती है, वर्गीकरण की आवश्यकता क्या है, वह वर्गीकरण कैसे किया जाता है, वनस्पतिशाला क्या है, वनस्पति उद्यान क्या है, इन सब चीज़ों के बारे में हम डिटेल में देखेंगे। तो आइए इसे शुरू करते हैं और आपसे सिर्फ यही अनुरोध है कि ज़्यादा इसे लोगों तक पहुँचाने में हमारा मदद कीजिए जिससे हम और भी ऐसे वीडियोज़ बनाते रहें और हमारे सार्थक प्रयास को सफल बनाने में अपना योगदान दीजिए। तो शुरुआत करते हैं। पहला है आपका जीव क्या है। मतलब जीव जगत पढ़ने के पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि जीव होता क्या है। तो जीव की परिभाषा है कि जीव एक या एक से अधिक कोशिकाओं का बना संगठन है। संगठन होगा एक या एक से अधिक कोशिकाओं का बना संगठन है। इसमें बाहरी व आंतरिक वृद्धि होती है, विकास होता है, चेतना होती है और अपने जैसा प्रतिरूप बनाने की क्षमता होती है। जीव कहलाता है। जैसे जीव का बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल लेते हैं हम मनुष्य के बारे में। मनुष्य आप खुद है। तो ये है कि एक या एक से अधिक कोशिकाओं का बना संगठन है। तो हमारा पैर, हाथ, हर चीज, हर में क्या है, कोशिकाएं हैं। तो बहुत सारी कोशिकाओं से मिला हुआ हमारा शरीर एक संगठन है। इसमें बाहरी और आंतरिक वृद्धि होती है। आप मानसिक रूप से आपकी वृद्धि होती है, शारीरिक रूप से वृद्धि होती है, मतलब हर तरीके से आप बढ़ते हैं। आपका विकास होता है, आप में चेतना होती है। चेतना का अर्थात है, यहाँ पर अभिप्राय है इससे कि आप बाहर होने वाले किसी भी क्रिया के लिए आप अपनी प्रतिक्रिया देते हैं। तो क्रिया की प्रतिक्रिया ही यहाँ पर क्या कहलाएगी, चेतना कहलाएगी। और अपने जैसा प्रतिरूप बनाने की क्षमता होती है, मतलब प्रजनन के माध्यम से आप अपने जैसे अन्य रूप भी बना सकते हैं। इसी को जीव कहलाता है। तो हर जो जीवित होगा उसके अंदर आपको ये गुण देखने के लिए मिलेंगे। कौन कौन से गुण? वृद्धि, विकास, चेतना, प्रतिरूप। तो आपको अपने आंसर में ये वर्ड्स लिखने ही लिखने। जीवधारियों में एक निश्चित रूप एवं आकार होता है। इसमें वृद्धि, गतिशीलता, जन्म जैसे विशिष्ट जैविक गुणधर्म पाए जाते हैं। तो ये हमने बोला कि एक निश्चित रूप, जैसे मनुष्य आपको हमेशा एक जैसे दिखेंगे और आकार भी उनका एक जैसा होगा। थोड़ा बहुत अंतर होता है, मतलब आकार एक जैसा, मतलब 2 हाथ 2 पैर, ऐसा आकार एक जैसा होगा। उसमें वृद्धि, गतिशीलता, जन्म जैसे विशिष्ट जैविक गुणधर्म पाए जाते हैं। जैसे आप यहाँ पास देखिए, जीवित में यहाँ पास एक आपका शेर है, बिल्ली है, मनुष्य है, हाथी है, आपका तोता है। तो ये सभी किस में आएंगे? जीवित में आएंगे। और वहीं आपके ये जलीय जीव दिख रहे हैं जिसमें कछुआ है आपका, यहाँ पास शुतुरमुर्ग दिख रहे हैं, कुछ यहाँ पक्षी दिख रहे हैं, यहाँ अन्य जीव प्राणी दिख रहे हैं। तो ये सभी क्या है, आपके जीवित में आएंगे। तो जीवित आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको कहीं भी आपको कुछ भी समझ में नहीं आया तो आप बिल्कुल कमेंट करके आप हमें बता सकते हैं। और आप ऐसे भी कमेंट करें जो भी आपके मन में हो, उसके लिए भी आप बिल्कुल कमेंट कीजिए। कमेंट करने में बिल्कुल पीछे रहिए। अब मेन चीज़ ये है कि जीवधारियों में लक्षण क्या होते हैं। तो पहला लक्षण है वृद्धि। जैसे वृद्धि समझिए कि यहाँ पास एक बच्चा है, एक शिशु है जो अपने पैरों पर नहीं खड़ा हो पा रहा है। धीरे धीरे पैरों पर खड़ा होना शुरू किया, विकसित होते होते कि वो पूर्ण मनुष्य बन गया। मनुष्य बनने के बाद उसकी उम्र हुई, वो बुढ़ा हो गया। बुढ़ा होकर वो लकड़ी के साथ चलने लग गया। तो वृद्धि का मतलब है यहाँ पास कि एक छोटे आकार से बड़े आकार में जाना, मतलब एक आयु से दूसरी आयु तक पहुंचना। ये मनुष्य के बारे में था। और यही दूसरा हम बात करें तो यहाँ पास है तितली के बारे में। तितली एक अंडे से निकलती है, उससे फिर एक कैटरपिलर बनता है, उससे फिर वो एक कुकून में चला जाता है जिसमें वो रेशम का कीड़ा जिसको बोलते हैं, और उसके बाद फिर तितली बन जाता है। तो ये आपका विभिन्न क्या है, आपकी स्टेजेस हैं एक तितली के। दूसरा लक्षण है आपका प्रजनन।
प्रजनन मतलब है कि अपने जैसे अन्न उत्पन्न करना। सभी जीवधारी एक निश्चित वृद्धि के उपरांत बहुगुणन करते हैं, मतलब अपने जैसे और भी उत्पन्न करने की कोशिश करते हैं। जैसे एक मछली है तो अंडे देके अन्य मछलियाँ बनाती है, मुर्गी है वो अंडे से मुर्गी बच्चे देते हैं, माता पिता है उनके बच्चे हुए। तो यहाँ पास क्या है, आपका प्रजनन बहुत महत्वपूर्ण है। और जो एक कोशिका होते हैं उसमें क्या होता है, कोशिका में विभाजन होता है और उससे क्या होता है, दो नए सेल बन जाते हैं। इसके अलावा आपका तीसरा लक्षण है उत्तरजीविता। उत्तरजीविता मतलब यहाँ पर सर्वाइवल। इसका यह मतलब है कि सभी जीवधारी अस्तित्व में आने के पश्चात वृद्धि करके प्रजनन करते हैं। हमने देखा वृद्धि किए, प्रजनन किए, काल प्रवाह के परिणाम स्वरूप उनकी मृत्यु हो जाती है। मतलब वो जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं उनकी मृत्यु भी हो जाती है। तो मतलब है कोई भी हमेशा जीवित नहीं रहता, लेकिन फिर भी जीवन चलता रहता है। यही सबसे महत्वपूर्ण सर्वाइवल का मतलब है कि हर कोई पैदा होता है, अपना पूरा काल को जीता है और उसके बाद फिर वो खत्म हो जाता है। तो यहाँ पास आपका उत्तरजीविता ये भी एक तरीके का लक्षण है। अगला है आपका गति। गति के मतलब जैसे आपको ये बंदर चलते हुए दिख रहा है, ये बंदर खेल कूद पेड़ पर लटका हुआ दिख रहा है, ये शेर सोते हुए दिख रहा है, ये बगुला मछलियाँ पकड़ते हुए दिख रहा है, तो ये सब क्या कर रहे हैं, गति कर रहे हैं। तो गति सजीवों का एक लक्षण है। पेड़ पौधों में गमन नहीं होता है, पेड़ पौधे जो होते हैं जो रुके होते हैं, लेकिन जो अन्य जंतु होता है वो चलते रहते हैं। तो अधिकतर जंतु एक स्थान से दूसरे स्थान को गमन कर सकते हैं तथा अंग प्रत्यंगों को हिला डुला सकते हैं। वह जंतुओं में 4 प्रकार की गति होती है, अमीबी, पश्चिमाभी, कसाभी तथा पेशी, मस्कुलर। तो ये अन्य प्रकार की होती है, तो बाद में डिटेल में देखेंगे कि चारों होते क्या हैं, लेकिन फिलहाल आपको जानने के लिए यही महत्वपूर्ण है कि गति होती है, जीवित में गति होती है। अगला है आपका उत्तेजनशीलता। तो उत्तेजनशीलता का मतलब है क्रिया की प्रतिक्रिया होना, मतलब जीवों में उत्तेजनशीलता पाई जाती है। उत्तेजनशीलता का अर्थ है रिस्पॉन्स टू स्टिमुलेशन, मतलब क्रिया की प्रतिक्रिया, मतलब बाहरी अथवा आंतरिक परिस्थितियों में परिवर्तन होने पर स्वयं भी थोड़ा बहुत बदल जाने की क्षमता रखना। जैसे यहाँ पर छुई मुई का एक चित्रण दिख रहा है कि छुई मुई को पेड़ को जैसे आप छुएंगे तो वो क्या होता है, वो मुड़ने लग गया। तो छुई मुई से जिसको बोलते हैं टच मी नॉट इंग्लिश में बोलते हैं। तो उत्तेजनशीलता भी एक बहुत महत्वपूर्ण लक्षण है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं अनुकूलन, एडाप्टेशन इसको बोलते हैं। तो अनुकूलन एडाप्टेशन का मतलब है यहाँ पास कि आसपास की जो भी वातावरण है उसके अनुरूप अपने आप को ढाल लेना। जैसे अनुकूलन को हम जीव के शारीरिक संगठन या कार्यकी में आए उनके रूपांतरण से परिभाषित करते हैं, जो उसे विशिष्ट वातावरण सफलतापूर्वक जीने में सहायता करते हैं तथा जिससे जीव पर्याप्त भोजन एवं सुरक्षा पा सके तथा अपनी जाति की निरंतरता बनाए रखने के लिए प्रजनन कर सके। इसे एक उदाहरण समझते हैं। जैसे आप सुने होंगे रॉयल बंगाल टाइगर के बारे में, रॉयल बंगाल टाइगर। तो बंगाल टाइगर इसलिए बोलते हैं क्योंकि सुंदरबन नाम की जगह है बंगाल में, सुंदरबन नाम का एक बहुत बड़ा जंगल है, वहाँ रहते हैं। तो वहाँ उन्होंने शेरों ने अपने आप को ऐसा अनुकूलित किया है कि वो पानी में तैर सकते हैं। नॉर्मली शेर नहीं तैरते, लेकिन सुंदरबन के रॉयल बंगाल टाइगर पानी में तैर सकते हैं। वो मछली भी पकड़ते हैं और मछली का भोजन भी करते हैं। तो यहाँ पास क्या देखा हमने अनुकूलन करने के लिए कि उन्होंने अपने शारीरिक संरचना को इस प्रकार बना लिया कि शेर भी तैर पा रहा है, मछली पकड़ के खा रहा है। तो अनुकूलन से तात्पर्य जीव में आए आकारी तथा कायिक रूपांतरण से, जिससे वह वातावरण से सामंजस्य स्थापित कर सकता है। तो बहुत अच्छा एग्जाम्पल था रॉयल बंगाल टाइगर का कि आसपास के वातावरण में घुल मिल जाना। अनुकूलन उद्विकास का दिशा निर्धारक है तथा वातावरण में से जीवों के मध्य अंतरक्रिया का प्रतिफल है। मतलब ये है कि जो अनुकूलन नहीं करेगा वो सरवाइव नहीं कर पाएगा, जो अपने आप को वातावरण के हिसाब से नहीं ढालेगा वो आगे नहीं बढ़ पाएगा। बिना अनुकूलन कोई भी जीव अधिक समय तक जीवित नहीं रह सकता था। जातियों में बने रहने के लिए अनुकूलन आवश्यक है। तो ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है अनुकूलन। जो भी बदलाव नहीं करेगा वो मिट जाएगा। अगला है आपका ऊर्जा। ऊर्जा से तात्पर्य है कि आपको चलने के लिए आपको ऊर्जा चाहिए, हर चीज़ के लिए ऊर्जा चाहिए। जैसे आपको कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ये कहता है कि जीवन ऊर्जा की सृष्टि नहीं कर, जीवधारी ऊर्जा की सृष्टि नहीं कर सकते। मतलब एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बदल सकते हैं। जैसे आप खाना खाते हैं तो उसके अंदर ऊर्जा है, वो आप अपने शरीर में ले लेते हैं। जैसे सूर्य की ऊर्जा और ग्लूकोज के माध्यम से पेड़ अपना खाना बनाते हैं, ठीक। तो यही सब चीज़ें आपकी ऊर्जा की, हर चीज़ के लिए ऊर्जा आवश्यक है। सभी जीवधारियों को भी ऊर्जा का जरूरत पड़ती है और उससे का ऊर्जा का प्रभाव भी होता है। अगला है आपका उपापचय। उपापचय मेटाबॉलिज्म होता है।
कि सभी जीवधारियों की कोशिका तथा कोशिकाओं में होने वाली संपूर्ण रासायनिक प्रतिक्रियाओं को उपपचय कहते हैं। जैसे आप श्वसन करते हैं, सांस लेते हैं, उस पर भी आपकी क्रिया हो रही है। जैसे आप चल रहे हैं, वो भी एक क्रिया हो रही है। तो सभी जीवधारियों की कोशिका तथा कोशिकाओं में होने वाली संपूर्ण रासायनिक क्रियाओं को उपपचय कहते हैं, कैसे भी प्रकार की क्रिया हो। तो उपपचय के अंतर्गत रचनात्मक तथा विषयात्मक दोनों प्रकार की क्रियाएं आती हैं। जब वृद्धि तथा मरम्मत हेतु भोजन से प्राप्त पोषक पदार्थों से जीव पदार्थ के जटिल घटकों का संश्लेषण होता है, तब इस प्रक्रिया को उपचयन तथा एनाबॉलिज्म कहते हैं। तो यहाँ पर आपको दो वर्ड समझने हैं कि उपपचय, मेटाबॉलिज्म को हमने दो भागों में बांट दिया। एक को बोलते हैं एनाबॉलिज्म, मैं सिर्फ एना लिख रहा हूँ यहाँ पास, उपचयन, और दूसरा है आपका कैटाबॉलिज्म, CATA, कैटाबॉलिज्म, इसको बोलते हैं कैटाबॉलिज्म कहते हैं। ठीक, तो एनाबॉलिज्म में ये है कि जब शरीर अपने वृद्धि और मरम्मत के लिए भोजन से पर्याप्त ऊर्जा का उपयोग करे तो इसको बोलेंगे एनाबॉलिज्म। और जब विभिन्न जैविक क्रियाएं होती है, ऊर्जा के उत्पादन हेतु पोषक पदार्थों का दहन होता है, तब इस प्रक्रिया को अपचयन कहते हैं, या मेटाबॉलिज्म साथ साथ होती है, इसे कैटाबॉलिज्म भी कहते हैं। जैसे इसे बहुत आसानी से समझ सकते हैं कि अन्य क्रिया कर रही है तो कैटाबॉलिज्म, खुद की मरम्मत और वृद्धि हो रही तो एनाबॉलिज्म। सिंपल सा आप समझिए, उपपचय, मेटाबॉलिज्म। तो यहाँ पर आपके थे गुण, तो एक बार हम फिर से देख लेते हैं गुण हमने कौन कौन से देखे। तो पहला गुण देखा हमने वृद्धि, वृद्धि के बाद देखा प्रजनन, प्रजनन के बाद देखा उत्तरजीविता, गति, उत्तेजनशीलता, अनुकूलन, ऊर्जा, उपपचय। तो ये आपको हमेशा लिखने हैं। क्वेश्चन आपका आ सकता है, चाहे तो लिख लीजिए कि जीवधारियां कोई लक्षणों का उल्लेख कीजिए, तो आपको इन लक्षणों के बारे में बताना है। अब आते हैं कि सजीव और निर्जीव में अंतर क्या होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, सजीव और निर्जीव में अंतर क्या होता है। तो सजीवों का शरीर एक अत्यंत जटिल पदार्थ का बना होता है जिसमें द्रव्य प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। जीव द्रव जीवन का भौतिक आधार होता है। मतलब ये है कि एक सेल होता है, एक कोशिका होती है, उसके अंदर जीव द्रव्य भरा होता है और वही जीवन का आधार होता है। लेकिन निर्जीवों में कोई भी जीव द्रव्य नहीं पाया जाता। सभी जीव द्रव्य की निश्चित आकृति एवं आकार होता है, पर ऐसी कोई भी निश्चित आकृति आकार नहीं होता किसमें, निर्जीवों में। सजीवों की शरीर संरचनात्मक इकाई से बना होता है, जिसे कोशिका कहते हैं। वही सेल परमाणु स्तर से लेकर जैव मंडल तक संगठनात्मक निरंतरता पाई जाती है। संगठनात्मक निरंतरता क्या है वो कल अगले लेक्चर में हम देखेंगे। तो इसमें कोशिका अनुपस्थित होती है, इसमें उपपचयी क्रियाएं होती है, मेटाबॉलिज्म होता है, इसमें कोई भी उपपचयी क्रियाएं नहीं होती हैं। सजीव अपना भोजन स्वयं ग्रहण करते हैं, जैसे हम खाना खाते हैं। इनमें भोजन ग्रहण करने की क्षमता का अभाव होता है, भोजन कभी ग्रहण नहीं करते। सजीव कोशिका विवर्धन तथा कोशिका विभाजन द्वारा वृद्धि करते हैं, जिसे आत्मसत्करण कहते हैं। मतलब जो भी कोशिकाएं होती है वो विभाजित होती हैं, लेकिन इसमें कोई भी विभाजन नहीं होता है। अगला है आपका, इनमें गति होती है। हमने देखा गति क्या होता है, इसमें कोई भी गति नहीं होती है। इनमें उत्तेजनशीलता पाई जाती है, निर्जीव में कोई भी उत्तेजनशीलता नहीं पाई जाती है। सजीव परिवर्तित दशाओं में अपने आप को अनुकूलित करने की क्षमता रखते हैं, जो भी हमने अनुकूलन देखा कि वातावरण के हिसाब से अपने आप को बदल देना। पर निर्जीव ऐसा कोई भी अनुकूलन नहीं होता, चाहे कितनी भी ठंड हो, कितनी भी गर्मी हो, कुर्सी वैसी की वैसी ही रखी रहेगी, ये नहीं कि सिकुड़ जाएगी खुद से। इनमें प्रजनन करने की क्षमता होती है, जिससे अपने ऐसे प्राणियों को उत्पन्न कर सकते हैं, लेकिन इनमें प्रजनन करने का अभाव होता है। मतलब ये नहीं कि एक कुर्सी कल को दो हो जाएगी, कभी भी नहीं होगी, वो हमेशा एक ही रहेगी। सजीवों में जन्म, वृद्धि, प्रजनन, काल प्रभावन, मृत्यु जैसी अवस्थाएं पाई जाती हैं, पर निर्जीवों में ऐसा कुछ भी नहीं पाया जाता है। ठीक, तो आज हमने क्या क्या सीखा। आज हमने पहले सीखा जीवों के लक्षण के बारे में, कि जीव क्या होते हैं, उनके लक्षण क्या क्या होते हैं, और उसके बाद सजीव और निर्जीव में हमने अंतर देखा। अगले लेक्चर में हम देखेंगे संगठनात्मक स्तर के बारे में। तो कल अगले लेक्चर में हम मिलते हैं। तो अगर आपने हमारा लेक्चर सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे लेक्चर को सब्सक्राइब करें और अन्य लोगों तक भी हमारे इस मुहिम को पहुंचाने की कोशिश करें। जुड़े रहिए आचार्य यूट्यूब प्लेटफॉर्म से और ऐसे ही लेक्चर्स को देखते रहिए और नए नए चीज़ें सीखते रहिए। धन्यवाद।